बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ टुनाइट के साथ मैं हूं ईमान नवाज। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत, कानून साजी, मईशत, एहतजाजी सियासत और मशरक़ वस्ता में तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल पर, जहाँ हर गुजरते दिन के साथ नए फैसले, नए तनाज़ात और नए सफारती पेशरफ सामने आ रही है। पाकिस्तान में एक जानिब सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने साबिक अरकान पार्लियामेंट, उनके शरीक हयात और ज़ेर किफ़ालत बच्चों को मुफ्त ब्लू पासपोर्ट देने के बिल की मंजूरी दे दी है, तो दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के मराती एक्ट 2026 ने नई सियासी बहस छेड़ दी है, जिसमें ब्लू पासपोर्ट, टोल टैक्स से इस्तिस्ना, असलहा लाइसेंस, सरकारी सिक्योरिटी, VIP सहूलियात और दीगर खुसूसी मराद पर शदीद अवामी और सियासी रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। ऐसे वक्त में जब हुक्मरानों और मुंतखब नुमाइंदों की मराद पर बहस जारी है, आम शहरी मुसलसल बढ़ती हुई महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं। एक हफ्ते के दौरान 22 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिससे आम आदमी की मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। विफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट में भी मुतअद्दिद बुनियादी अशिया खुरनोश महंगी होने की निशानदही की गई है, जबकि बिजली का बहरान, लोड शेडिंग और खैबर पख्तूनख्वा में तवानाई से मुतालिक मसाइल बदस्तूर हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर हैं। दूसरी जानिब आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए करोड़ों डॉलर के तवानाई मंसूबे की मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद कौमी पावर ग्रिड को जदीद बनाना और बिजली की तरसील को बेहतर बनाना है। ताहम अवाम की नजरें इस बात पर है कि इन मंसूबों के समरात उन्हें अमली तौर पर कब मिलते हैं। सियासी महाज पर भी सूरत हाल इंतहाई गर्म है। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने एहतजाज के नए मरहले यानी स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान कर दिया है। अदालती कार्रवाई, ट्रायल, इंसाफ और सियासी हकूक के हवाले से हुकूमत पर सख्त तनकीद की जा रही है, जबकि दिफाई वकला की जानिब से वुज़रा की मीडिया गुफ्तगू के फोरेंसिक टेस्ट का मुतालबा भी सामने आया है। दूसरी तरफ वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने हाइब्रिड निज़ाम की तरदीद करते हुए इदारों के दरमियान हमागी, मौशी खुद किफ़ालत, बरामदात, नई टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत, खलाई तहकीक और पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात पर हुकूमत का मौक़िफ़ पेश किया है, जबकि जमात इस्लामी ने भी मुल्क की सियासी, मौशी और अवामी सूरत हाल पर अहम मुशावरत के लिए अपनी मरकजी शुरा का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। अगर आलमी मंजरनामे की बात करें तो ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान कशीदगी एक बार फिर खतरनाक मरहले में दाखिल होती दिखाई दे रही है। ईरान ने वाज़ेह किया है कि उसके बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया तो इसराइल को सख्त जवाब दिया जाएगा, जबकि इसराइल मुसलसल ईरान को जौहरी प्रोग्राम के मामले पर वार्निंग दे रहा है। अमरीकी मीडिया में सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुबैना ईरानी साजिशों के दावे भी सामने आए हैं। दूसरी जानिब अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी, जौहरी मुज़ाकरात और सिफारती राबतों को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान और कतर सरगर्म किरदार अदा कर रहे हैं। तो इन तमाम सियासी, आइनी, मौशी, सिफारती और आलमी मामलात पर तफसीलन बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें प्रोग्राम में राशिद नकवी साहब तेहरान से और असद हसन साहब वाशिंगटन से हमें ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया आप दोनों के ज्वाइन करने का। राशिद नकवी साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकिर जुल्कदर ने यह वाज़ेह वार्निंग भी दे दी है कि अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो फिर इजराइल को भी नहीं बख्शा जाएगा। और दूसरी तरफ अमेरिका ने आर्जी जंगबंदी से कबल बुशहर और बंदर अब्बास जैसे हसास साहिली इलाकों के करीब मिसाइल भी दागे हैं। तो सर, अगर पाकिस्तान, कतर और ओमान की सिफारती कोशिशें नाकाम होती हैं तो ईरान अपने जौहरी मराकज़ और जो एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए किस किस्म के ऑप्शंस अपनाएगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस्लामी जमहूरी ईरान पर ही पहली दफ़ा हमला नहीं है। ईरान जो है गुज़श्ता 12 दिनों में, जून में और उसके बाद आप देखते हैं कि 40 दिनों तक मुसलसल जो है वो हालत जंग में रहा है। उसने जवाब भी दिया है, मुश्किलात भी बर्दाश्त की हैं और अब भी वो हालत जंग में है। और उसके लिए जो इस वक्त सबसे एक बड़ी मुश्किल थी कि उनके सुप्रीम लीडर को अभी दफनाया नहीं गया था, तो ये एक प्रेशर था ईरान पे, वो प्रेशर भी गुज़श्ता रोज खत्म हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि अब ईरान इस वक्त जंग के उस एक नए मरहले में दाखिले के लिए तैयार है, कौम तैयार है, हुकूमत और कौम की कोऑर्डिनेशन है और यकीनन ईरान अपने मफादात पे कोई भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आलमी सफारतकारी में उसने MOU पर साइन करके दुनिया को बताया है कि ईरान जंग पसंद नहीं है। लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई तो ईरान पीछे भी हटने वाला नहीं।
ٹھیک اسد، وال اسٹریٹ جرنل اور CNN کی رپورٹس کی اگر بات کی جائے تو ان کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے واشنگٹن کے ساتھ انتہائی مخصوص اور جو حساس انٹیلیجنس شیئر کی ہے اور ایرانی صدر ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کی نئی منصوبہ بندی کر رہے تھے. اس رپورٹ کے بعد ٹرمپ نے قطر کا جو تحفے میں دیا ہوا طیارہ تھا وہ بھی چھوڑا اور پھر پرانے طیارے کی کھڑکیوں کے پردے بھی بند کر کے سفر کیا. تو واشنگٹن کے سیاسی اور انٹیلیجنس حلقوں میں اسرائیل کی فراہم کردہ اس معلومات کی کریڈیبلٹی کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے، اور کیا یہ پینٹاگون کی طرف سے ایران پر مزید حملوں کا جواز بنانے کی کوشش ہے؟ بہت شکریہ. میں آپ کے جواب کی طرف آتا ہوں. پہلے راشد نقوی صاحب کو میری طرف سے بھی سلام. ان کے ساتھ میرا آواز کا تو بڑا پرانا تعلق ہے. واشنگٹن سے ہم ان کو ریڈیو کے لیے مسلسل انگیج کرتے تھے. آج تصویری شکل میں آمنے سامنے ہیں. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی جانب. دیکھیں، انٹیلیجنس شیئرنگ خاص طور پہ اگر دوست ممالک کرتے ہیں، اس میں آپ ایک لمحے کے لیے ایران والی صورتحال کو نکال بھی دیں تو آپ کے پاس جب ایک بڑا ٹریول بھی سامنے ہو، کمیوٹ سامنے ہو، تو آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. اس کے اپنے SOPs ہیں. وہ کتنی درست ہے کتنی درست نہیں ہے یہ بعد میں اس کا تعین ہوگا، لیکن فوری طور پہ ان کی اپنی انٹیلیجنس نے بھی، امریکہ کی اپنی انٹیلیجنس نے بھی یہی کہا ہے کہ اس کے اندر ہم وہ جو سیکیورٹی کے جو پیرامیٹرز ہم نے اپنے ایئر فورس 1 کے لیے اسٹیبلش کر رکھے ہیں، وہ اس جہاز میں اس پلین کے اندر ان کو مکمل کرنا یا مکمل طور پہ اس کو سیکیور کرنا فی الوقت پاسبل نہیں ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے وہ ڈکلائن کیا ہوگا. پریزیڈنٹ ٹرمپ خود بھی کہہ رہے ہیں. دیکھیں، اب یہ ایک ریالٹی بھی ہو سکتی ہے کہ انفارمیشن ہو، ہم اس کو ظاہر جھٹلا نہیں سکتے. ادارے اس میں ملوث ادارے اس کے اندر شامل ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس جنگ یہ غیر مقبول جنگ ہے، امریکہ کی حالیہ تاریخ کی غیر مقبول جنگ ہے. تو یہ بھی بالکل ممکن ہے کہ اپنے لوگوں کو ایک یہ بھی میسج دینا ہو کہ آپ کے پریزیڈنٹ کی اگر سیکیورٹی ایٹ رسک ہے تو پھر آپ کی سیکیورٹی کا کیا کہنا ہے. تو یہ بالکل پاسبل ہے، اور ایسی چیزیں ہم جنگوں کے دوران تاریخ میں پڑھ چکے ہیں کہ ایسا بہت کچھ کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جب ان کے اوپر حملے ہوئے ہیں تو ان کی پاپولیرٹی بہتر ہوئی ہے. سو آج کل ان کا جو گراف ہے پاپولیرٹی کا یا ان کی اپروول ریٹنگ کا، وہ کافی چونکہ اسٹرگل کر رہے ہیں. تو اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ رپورٹ بے بنیاد ہوگی، غلط ہوگی، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اس رپورٹ کے جو پولیٹیکل ریاکشن یا ریپرکشنز ہیں ان کے لیے ان کے حساب سے بہتری ہوں گے. ٹھیک. راشد نقوی صاحب، ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ حملے کیے جا رہے ہیں، پھر دوسری طرف امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹیکنیکل ٹیم جو ہے وہ سٹل مذاکرات کر رہی ہے. تو سر پھر یہ وائلیشن کون کر رہا ہے اس معاہدے کی؟ دیکھیں، یہ تو ہم اکثر کہتے رہتے ہیں کہ اس کی جو بڑا سپائلر ہے وہ اسرائیل ہے، نیتنیاہو ہے، اور اس کے پیچھے زائنسٹ لابی ہے. وہ تو دنیا میں نہیں چاہتی اس خطے کے لیے، تو ہمیشہ کے لیے اس کے پاس بڑے خطرناک منصوبے ہیں. گریٹر اسرائیل کا منصوبہ اس کے پاس ہے. اگر امن ہو جاتا ہے اور خطے میں صورتحال بہتر ہو جاتی ہے تو سب سے بڑی رکاوٹ تو ایران ہی ہے جو گریٹر اسرائیل کے راستے میں ہے. اور اسی تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اس اسپوائلر سے کسی چیز کی توقع کی جا سکتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جیسے کہ ہمارے دوست بتا رہے تھے کہ یہ ایک بڑی غیر مقبول جنگ ہے امریکہ کے اندر، اور آپ نے سینٹ کے اندر اور اس کے ساتھ کانگریس کے اندر دیکھا ہے کہ جس انداز وہاں پہ ریئیکشن آ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. اور ساتھ ساتھ اگر ہم مڈ ٹرم الیکشن کی بات کرتے ہیں وہ بھی نزدیک ہے. اور ماضی میں دیکھیں، ابھی تک جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ایک بار بھی ایران نے سیز فائر کی خواہش نہیں کی، مذاکرات کی خواہش نہیں کی. مذاکرات کو قبول ضرور کیا ہے لیکن سیز فائر کا انیشیٹو ہمیشہ امریکہ نے لیا ہے. اس کا مطلب ایک پریشر ڈونلڈ ٹرمپ پہ ہے، ایران پہ الٹا جنگ شروع کرنے کا عوامی دباؤ ہے. کیونکہ بالآخر امریکہ نے اور اسرائیل نے جو حملے کیے اور اس انداز سے ان کے سپریم لیڈر کو شہید کیا ہے، تو یہاں پہ تو ایک عوامی موومنٹ تو ٹرمپ کے خلاف ہے، امریکہ کے خلاف ہے. اس لحاظ سے ایران کو جنگ شروع کرنے یا جنگ کا مقابلہ کرنے کے لیے پبلک اوپینین کی ضرورت نہیں ہے. پبلک اس کے ساتھ کھڑی ہے. یہ مسئلہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ضرور ہے کہ اس نے مڈ ٹرم میں بھی جانا ہے اور کانگریس کو بھی مطمئن کرنا ہے. سینٹ کے اندر بھی جو قرارداد جس انداز سے آ چکی ہے، اور اگر یہ اب نئے ہرمز کا سلسلہ بند ہوتا ہے اور پیٹرول کی قیمتیں مزید بڑھتی ہیں تو یہ سارے کا سارا دباؤ تو امریکہ پہ ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے دیکھیں، وہ انہوں نے ایک ونڈو رکھی ہے. گزشتہ روز جو انہوں نے یہ بات کہی کہ میں تو اس میں نہیں جاؤں گا اور MOU از اوور، لیکن ساتھ کہا کہ ہاں اگر کوشنر جانا چاہے، اگر ویٹ کاف جانا چاہے تو ٹھیک ہے، وہ مذاکرات کرتا رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بنیادی طور پہ
मुज़ाकरात की ज़रूरत, MOU की ज़रूरत वो अमेरिका की है, अमेरिका पे दबाव है, उसके अपने आप देखें नेटो के अंदर ज़ाहिरन उनको किसी सपोर्ट मिली है, जी लेकिन जो बातें मंजर आम पर नहीं है, नेटो ममालिक ने जो अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप से ये बात की है कि इस वक्त दुनिया किसी जंग की मुताबिल नहीं हो सकती है, एनर्जी क्राइसिस अपने अरूज पे पहुंच जाएंगे और किसी के बस पे नहीं रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि इस तनाजुर में जो डोनाल्ड ट्रंप पे एक दबाव है, ठीक उस दबाव को रिलीज करने के लिए वो हाथ पांव मारेगा, बज़ाहिर कुछ करेगा, वो गैम्बलर है, वो हमेशा जो है वो ब्लफ करता है, तो इसमें ब्लफ कर रहा है, ठीक थोड़ी देर में अपनी जगह पे आ जाएगा वापस। ठीक। असद, जिस तरह से राशिद साहब ने भी कहा कि ट्रंप ने एक तरफ ये भी कहा कि ईरान के साथ जंगबंदी के जो मुआहिदा है उसको वो ख़त्म करते हैं, इसका ऐलान सामने आया, और फिर ये भी कहा कि ईरान वाले पागल हो चुके हैं। फिर साथ ही उनकी ये स्टेटमेंट्स आई कि ईरान जो है वो शिद्दत से डील भी करना चाहता है, और अब अमरीकी हुकाम ये दावा करें कि पसे पर्दा जौहरी प्रोग्राम के हवाले से तकनीकी मुज़ाकरात भी जारी हैं। तो वाशिंगटन में आप बतौर सहाफ़ी आपको क्या लगता है कि वाइट हाउस और पेंटागन के दरमियान जो ईरान की पॉलिसीज़ हैं, कोई अंदरूनी तजाद है इसमें, या फिर ट्रंप की अगेन ये मैक्सिमम प्रेशर डालने की वो पुरानी टेक्निक है? देखिए, तज़ाद की तो ऐसा सच कोई खबर या इत्तला नहीं है। ये अपनी जगह जैसे आप देख लें कि वहाँ पे ईरान में कितना बड़ा दिन था। फॉर्मर सुप्रीम कमांडर उनकी तदफीन के मौके पे पूरी कौम, पूरे इंस्टीट्यूशन एक तरफ होंगे, लेकिन पासदारान इनकलाब और उनकी आर्मी अपने मोर्चों पे थी। इसी तरह जब भी मुज़ाकरात या बातचीत होती है तो इसका मतलब कतई ये नहीं होता कि जो मिलिट्री है वो वापस अपने बैरिक्स में चली गई है या अपने मोर्चों से हट गई है, वो अपनी तैयारियां जारी रखते हैं। सो वो तो अपने फ्रंट्स में मौजूद हैं। अब ये एक बात है, ये दुरुस्त है कि इतनी ब्लफिंग हुई है कि अब किसी बात पे भरोसा नहीं रहता, और सच्ची बात यह है कि तजिए के लिए रैशनल चाहिए, वो रैशनल की कमी नजर आती है। सुबह अगर आपका यानी यहाँ पे सुप्रीम कमांडर कहें कि वो बड़े मुनासिब लोग हैं इस वक्त जो लीडरशिप ईरान की है, और शाम में बहुत सख्त जुबान उनके बारे में इस्तेमाल हो, सो आपका तजिया किस तरफ जाएगा? आप बेबस अपने आप को महसूस करेंगे। लेकिन एक बात जरूर है, मतलब एक तालिब इल्म की हैसियत से डॉक्टर साहब बहुत वसी तजिया की अहलियत रखते हैं, उनका बड़ा वसी मुशाहिदा है, फिर खास तौर पे वो ईरान के अंदर है, उनका मुतालिया है। एक चीज ये है कि जैसे ईरान के लिए हम कह सकते हैं ना कि तंग आमद बजंग आमद, तो वो जंग पे आमादा हुआ और जितनी उसकी फोर्स थी उसने रेजिस्टेंस की एक मिसाल कायम की। अमेरिका, मुझे डर है और खुदा करे कि ऐसा ना हो, ये है कि अब इस मुआहदे के बाद जो अभी ये नई सीरीज शुरू हुई है, ज़ाहिर है ईरान की जानिब से अब नाए हुर्मुज़ पे एक तरह से हम ये नहीं कह सकते कि ट्रोल करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि हमारी परमिशन से गुजरी और कुछ जो अमेरिका के इत्तेहादी थे उनके शिप्स को निशाना बनाया गया है। उस वजह से ये जंग फिर एस्केलेट हो गई है। अमेरिका ने दोबारा उसको रिस्पॉन्ड किया है। अभी फिर अच्छी खबर है कि वो कहते हैं कि हमने मुज़ाकरात की, एक बार फिर ऑफर कबूल कर लिया। मुझे ये लगता है कि अगर अमेरिका, प्रेसिडेंट ट्रंप का एट स्टेक अब ज्यादा कुछ नहीं है, वो ये कह चुके हैं, तो उनका डैम केयर एटीट्यूड सब जानते हैं। वो ये कहते हैं कि मुझे कोई परवाह नहीं है मिड टर्म इलेक्शंस की, क्योंकि अब वो देख चुके हैं कि कांग्रेस के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर भी पहले ही 2 बिल ऐसे हैं जो उनकी अपने रिपब्लिकन पार्टी ने भी दूसरी जानिब जाके झुकाव किया है 4 कांग्रेसमैन ने, और इसलिए उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो उनके पास पर्सनली लूज करने को कुछ नहीं है। अब अगर वो कोई बड़ा डिसीजन ले लेते हैं, जैसे वो थ्रेट करते रहे कि सिविलाइजेशन को हम उड़ा के रख देंगे, खत्म कर देंगे, नेस्तो नाबूद कर देंगे, अगर कोई ऐसा फैसला हो जाता है तो ये पूरी दुनिया के लिए एक इंतहाई बदतरीन असरात होंगे उसके, और उससे बचना चाहिए। तो उसमें ईरान को भी अब एक बात शायद ऐसे इख्तलाफ हो सकता है, मुझे लगता है कि इस ईरान अमेरिका जंग के अंदर अगर डिप्लोमेटिकली देखा जाए तो दोनों मुल्कों ने लूज किया है, क्योंकि ईरान के साथ आप ये देख लें कि ईरान के साथ वेस्ट ने जो डिस्टेंस किया यूरोप से, वो वही ईरान की कामयाबी थी, लेकिन जो मगरबी ममालिक हैं वो ईरान के साथ भी नहीं खड़े हुए। अब जैसे जैसे ईरान टॉल की बात कर रहा है वहां पे तो वहां पे मगरब के अंदर, मगरबी ममालिक के अंदर एक रिएक्शन आ रहा है। मुझे ये लगता है कि अगर ये इसी तरह की एक थोड़ी सी रिजिडिटी का मैं लफ्ज यूज करूंगा, अगर वहां से भी रही तो इसके नतीजे फिर अच्छे नहीं होंगे तेहरान के लिए भी, क्योंकि ऑलरेडी एक मुखासमत है। ये दुरुस्त है कि उन्होंने 48 साल एक सख्त पाबंदियों में गुजारी और सर्वाइव करके दिखाया है, लेकिन जब आप जंग की कंडीशन में हो तो मैक्सिमम इत्तेहादी और दोस्त बनाने की जरूरत है और अपना मौका पहुंचाने की जरूरत है, और थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी शो करने की। ठीक, राशिद नकवी साहब, इस वक्त करंट जो स्टेटस है वो हॉर्मुज़ का वो क्या है? अभी जहाज़ों की नकलो हरमत के हवाले से बताइएगा।
देखिए MOU के अंदर ये बात मौजूद है कि 60 डेज के अंदर कोई टोल नहीं लिया जाएगा, कोई इजाफी नहीं किया जाएगा। ईरान ने इसको MOU में कबूल किया है, लेकिन साथ साथ उसके ये भी कहा है कि यहाँ की मैनेजमेंट उनके हाथ में रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि इस एरिया को फ्री कर दिया जाए और जो चाहे करता फिरे, क्योंकि उस MOU के अंदर चीजें इशारतन मिलती हैं। देखिए यहाँ पे तो दो तरह के एरियाज बनते हैं ना, एक ओमान का एरिया बनता है और एक जो है वो ईरान के हिस्से का है। तो ईरान में एक इज्तिमाई सिक्योरिटी के लिए भी ये बात की है कि इस वक्त एक सिक्योर इलाका नहीं है। यहाँ पे माइंस हो सकती हैं, यहाँ पे सूरत हाल जंगी रही है। तो यहाँ पे अगर इनकी मैनेजमेंट के बगैर कुछ शिप गुजरेगा और कल वो वहां पे कोई ब्लास्ट हो जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, तो वो फिर ईरान उसको कबूल नहीं करेगा। इसलिए ईरान कहता है कि जो कुछ हो हमारी इजाजत से हो। आपको ठीक है, हमने कबूल किया है कि हमने MOU के तहत 60 डेज कुछ भी नहीं लेना है यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे अमेरिका जिसे कहते हैं ना, वो मनमानी करना चाह रहा है। वो इससे अपने मर्जी का जिसे कहते हैं को जिसने जिस अंदाज से वहां पे शिप गुजारने की कोशिश की और जिस तरह फिर उस पर हमले हुए, तो ये सारी सूरत हाल मैं समझता हूँ कि अपना हुर्मुज़ के उन्वान से ईरान का जो बेसिक है और ये शायद इंटरनेशनल रूल्स के अंदर भी है। और साथ साथ इस वक्त चाहे वो मुज़ाकरात वाले वो टीम हो, चाहे हुकूमत हो, अवाम का भी बड़ा दबाव है इस वक्त कि वो अपना हुर्मुज़ पे किसी तरह का कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। और खासकर आप देखें कि पिछले एक हफ्ता तो अवाम पूरे के पूरे मैदान में थे और इतनी बड़ी अवामी कुव्वत के सामने ना मुज़ाकराती टीम अपने इस तरह का कोई रिएक्शन शो कर सकती है और ना ही जो है वो हुकूमत। मैं समझता हूँ कि ईरान के लिए भी इतना आसान नहीं है कि वो अपना हुर्मुज़ को जिस तरह अमेरिका चाहता है कि उसके हवाले कर दे, बल्कि इसमें एक दरमियानी रास्ता निकलेगा। और ईरान ने इशारे भी किए हैं कि वो ओमान के साथ मिलके, इलाकाई ममालिक के साथ मिलके इसके लिए कोई राय हल सोचेगा। और जैसे कि हमारे दोस्त ये बता रहे थे कि यूरोप में अगर इसकी मुखालफत बढ़ रही है, तो उसकी वजह यह है कि अभी तक पूरी तौर पे ईरान ने उसकी आइंदा की मैनेजमेंट के बारे में कोई फैसला नहीं किया। अमेरिका उसको ये बना के पेश कर रहा है कि ये अगर हमने रास्ता न खोला या हमने ये न किया तो ये पूरा एनर्जी का जो क्राइसिस है वो बढ़ सकता है। मैं समझता हूँ कि ईरान ने इसमें कुछ रिलैक्स किया है अपना हुर्मुज़ के उन्वान से, और मैं समझता हूँ उसके मुस्बत असरात मुरतब होंगे आइंदा की जो एक एनर्जी की सूरत हाल बन रही है रीजन के अंदर। ठीक, बहुत शुक्रिया राशिद नकवी साहब ने ईरान से और असद हसन साहब ने वाशिंगटन से हमें प्रोवाइड किया था। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद जब हम दोबारा हाजिर होंगे तो मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया जलाल खान साहब ने, रहनुमा मुस्लिम लीग नून है। इसके साथ साथ फिरदौस शमीम नकवी साहब ने ज्वाइन किया, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। बहुत शुक्रिया दोनों के ज्वाइन करने का। जलाल खान साहब, प्रिविलेजेस एक्ट पर तो बड़ी तनकीद की, आपकी जमात ने बड़ी खुलकर तनकीद की और अब साबिक अरकान को रिटायर्ड वफाकी सेक्रेटरीज के मसावी मराद देने की बात कर रहे हैं और वो बिल जो है वो आज आप लोगों ने पेश कर दिया और उसको अप्रूव भी कर लिया है। तो सर, ये क्या बात आप लोगों ने कर ली? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। जी, दरअसल बात ये है कि जब आपकी केपी गवर्नमेंट में कोई गलत बिल आया है या कोई गलत लेजिस्लेशन हुई है तो सबसे ज्यादा और सबसे पहले उसके ऊपर तनकीद मैंने की है। ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट के मुझे बहुत सख्त नताइज भुगतने को पड़े हैं। मेरे साथ जो है लोग पर्सनल हुए, मेरे आवाज को दबाया गया है, मेरे ऊपर जो है पिछले 5-6 महीनों से मेरे ऊपर जो है असेंबली फ्लोर पर पाबंदी लगाई गई है, मुझे माइक नहीं दिया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद जब ये बिल पेश हुआ तो इसमें जो है हमारे ये प्रिविलेज कमेटी के में जो है हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी मेंबर है और उनके भी साइन मौजूद है इस बिल पे और इस एक्ट में। ठीक है, और इसमें जो मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें कोई बड़ी चेंजेस नहीं आई है। ये सब मराद हमारे साथ जो है 1988 से हमारे साथ थे। मैं आज जो है कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई तर्जुमानी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिधर पे ये लोग गलत होंगे उनको मैं गलत कहूंगा, जिधर सही होंगे मैं सही कहूंगा।
आज जो ये बिल पास हुआ है इसमें एक शिक ऐसा है जो मुतनाज़ शिक है, ठीक है, और वो है ब्लू पासपोर्ट के हवाले से। जी। मैं आपको थोड़ा सा इसको क्लेरिफिकेशन दे दूं कि जब हमारी 18 स्पीकर कॉन्फ्रेंस हुई थी 2024 में, ठीक है, तो उसमें नेशनल असेंबली का स्पीकर, पंजाब असेंबली का स्पीकर, सिंध असेंबली का स्पीकर, बलोचिस्तान असेंबली का स्पीकर, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का स्पीकर, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद जम्मू एंड कश्मीर का स्पीकर, ये सब मौजूद थे। उनकी मौजूदियत में ये डिसीजन हो गया है, बल्कि हमारे स्पीकर की जो सरबराही कर रहे थे वो मलिक अहमद खान पंजाब असेंबली के स्पीकर जो है उसकी सरबराही कर रहे थे। तो उसमें ये डिसाइड हुआ है ये ब्लू पासपोर्ट के हवाले से, तो तब ये डिसाइड हुआ है और आज मुखालिफत हो रही है। ये तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्यों हो रही है। ठीक, फिरदौस साहब, ये पीटीआई हमेशा वीआईपी कल्चर और अशराफिया के खिलाफ बात करती आई है, लेकिन केपी की असम्बली ने जो मरात एक्ट 2026 मंजूर किया, इसमें सर अरकान को तायात ब्लू पासपोर्ट भी मिलेगा, फिर 8 असलिया लाइसेंस भी मिलेंगे, टोल टैक्स से इस्तिस्ना भी होगा, और फिर गिरफ्तारी से कबल स्पीकर की मंजूरी जैसे जो गैर मामूली हकूक है वो भी दिए गए हैं। यहाँ तक कि आपके जो साबिक वज़ीर आला केपी थे अली अहमद गंडापुर साहब, वो भी इस पर तनकीद कर रहे हैं। सर देखिए, पीटीआई के जो बुनियादी असूल हैं वो अपनी जगह कायम है, और हम अपनी पार्टी के पार्लिमानी मेंबरान को ये कह चुके हैं कि आपको कुछ शिकें इसकी वापस देनी है, दे आर नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल। अच्छा, एज अ पार्टी वो डायरेक्शन जा चुका है, अमेंडमेंट्स आएंगे। जहाँ तक कुछ चीजें जिसका आपने जिक्र किया वो कानून का हिस्सा है। असेंबली के रूल में जैसे स्पीकर की परमिशन के बगैर अरेस्ट नहीं हो सकती, आई थिंक सो दैट इज द राइट पोजीशन, इसमें कोई बुराई नहीं है। इससे कि ये खुद असेंबली के रूल्स में लिखा हुआ है, केपी के असेंबली के रूल में नहीं था, डाल दिया गया। जहाँ तक सैलरीज एंड पर्क्स का ताल्लुक है, पहली चीज ये वे रिप्रेजेंटिंग द पुअर पीपल ऑफ दिस कंट्री, ये गरीब लोगों को है। जब तक हमारे मुल्क के अंदर खुशहाली नहीं आती उस वक्त मैं ये समझता हूँ ये बड़ी ज्यादती है कि हम अय्याशी वाली मरात लें, ताहयात लें कि जी पुलिस फोर्स का जो है वो सिक्योरिटी गार्ड हमें ताहयात मिले, नहीं मिल सकता। पेंशन मिलनी चाहिए, ताहयात नहीं मिल सकती 4 साल सर्विस करके। आपको जो है टोल टैक्स नहीं देना, क्यों नहीं देना? मैं तो कहता हूँ सबको देना चाहिए, इवन व्हेन दे आर सिटिंग एमएनएज एमपीएस। छोड़िए ये तो रिटायरमेंट की बात की क्या बात है। सिक्योरिटी गार्ड आपको चाहिए, आप पे करें। अगर आप पहले सिक्योरिटी गार्ड रख सकते थे और बाद में भी रखेंगे तो आप असेंबली के दौर में क्यों नहीं रखे? अव्वल तो जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड जो है वो अवाम की सिक्योरिटी, आप माहौल को इतना अच्छा करें कि किसी को सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत ना पड़े। सर लाइसेंस पे भी काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि 4 ऑलरेडी हैं, 4 मजीद क्यों चाहिए? जी देखिए, मैं तो समझता हूँ जो लाइसेंस है आप अप्लाई कीजिए, जिस तरह आम शहरी को मिलते हैं आपको भी मिलना चाहिए। क्यों चाहिए आपको? मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि बाय राइट नहीं हो सकता। चलिए पर्सनल वेपन है, केपी के कल्चर के अंदर भी 4 सिक्योरिटी गार्ड हमने रखते हैं, अपने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड चाहिए होता है तो उसके लिए बंदूक जस्टिफिकेशन तो मैं दे सकता हूँ जो वहाँ का माहौल है, और ये डिबेटेबल इशू है जैसे कि द सिचुएशन ऑन ग्राउंड इज नॉट वेरी गुड। और जिस तरह से एमपीए को ट्रेवल करना पड़ता है अपने अपने इलाकों में, और जिस तरीके से आजकल ये टीटीपी वाले टारगेट करते हैं, तो उसके लिए शायद 8 बंदूकें भी काफी ना हो। ये तो खुदा के ऊपर यकीन होना चाहिए कि खुदा ही जिंदगी और मौत देता है जिसका वक्त मुय्यन होता है, लेकिन एहतियाती तदबीर में अगर उसको 8 बंदूकों से उसकी जान बच सकती है तो उसको वैसे भी मिलनी चाहिए, मैं समझता हूँ। ठीक, ये लेकिन एज अ राइट विदाउट पेइंग लाइसेंस वी नो, ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि जी ये ऐसी है कि हर आदमी जो है वो खिदमत के बजाय इन सहूलियात हासिल करने के लिए इलेक्शन लड़े। नॉट अ गुड प्रेसिडेंस। मैं बहैसियत एक फाउंडिंग मेंबर पीटीआई के इस पूरे बिल से बहुत नाखुश हूँ, सही, और बाकायदा इसके ऊपर बातचीत पार्टी में चल रही है। कुछ चीजें उन्हीं ने वापस ली हैं, कुछ चीजें मेरे ख्याल से मजीद वापस होनी है।
ٹھیک، جلال خان صاحب، یہ آج جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے بل پیش کیا اور یہ منظور بھی ہو گیا، یہ تو ایک طرف ہے، لیکن جو کے پی کا پریویلیجز ایکٹ بل ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں، اس پر کنڈی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان تک تو یہ بل آیا بھی نہیں ہے، انہوں نے سائن بھی نہیں کیا اور نہ ہوگا. تو خبریں تو یہ تھی کہ 6 جولائی کو اس پر وہ سائن کر چکے ہیں، تو یہ کیا معاملہ ہے 6 مئی پہ؟ نہیں، یہ بالکل اس کے اوپر سائن کر چکے ہیں. یہ پتہ نہیں انہوں نے یہ بیان ابھی کیوں دیا ہے. اس میں جو ہے آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ ان کے بھائی جو ہے احمد کنڈی صاحب، انہوں نے یہ پاسپورٹ کے حوالے سے خود امینڈمنٹ پیش کی ہے. تو میرے خیال میں ایک بھائی کہتا ہے، ایک بھائی امینڈمنٹ پیش کرتا ہے اور دوسرے بھائی جو ہے اس کے پھر اس طرح کے ٹویٹ دیتے ہیں. تو مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں. اچھا، میں فردوس صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. چاہے یہ بلز ہوں، ترامیم ہوں، یہ جو ساری چیزیں آ رہی ہیں، کیونکہ اب پی ٹی آئی کو بھی اسی زمرے میں دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ ہم جہاں پر پنجاب گورنمنٹ پر تنقید کرتے ہیں وہاں پر اب ہم کے پی کے گورنمنٹ پر بھی تنقید کر رہے ہیں کہ وہ بھی اپنی مراد لینے میں سب ایک پیش پر آ جاتے ہیں. ویسے جب بانی کی رہائی کا معاملہ ہو، اڈیالہ کے باہر جمع ہونے کا معاملہ ہو، یا منگل کے روز ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی کنفیوژن ہوتی ہے. پھر جب مذاکرات کی بات آتی ہے وہاں پر بھی پارٹی میں کنفیوژن آ جاتی ہے. لیکن مراد کی ایک ایسی چیز تھی جس میں پارٹی میں کنفیوژن بھی نہیں آئی. تو سر کیا کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے موٹو سے ہٹ رہی ہے جو ان کا مینیفیسٹو تھا؟ میں دیکھیے، جو ہم پہ تنقید ہو رہی ہے اور خاص طور پہ کے پی کی کے اسمبلی کے اوپر تنقید بالکل جائز ہے. میں اس تنقید کے بارے میں اس وقت جب ہم مناسب ایکشن لے کے اس کو ریورس کر لیں گے اس کے اوپر ہی میں پھر جواب دوں گا کہ ہم میں اور دوسری پارٹیز میں کیا فرق ہے، ورنہ یہ کھوکھلا نعرہ ہے. پاکستان تحریک انصاف اور اس کے بانی چیئرمین اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اسپیشل پریویلیجز نہیں ہونے چاہیے، اور جو بھی اس کے لیے کیا جائے گا وہ کریں گے، اور جو چیزیں ناجائز ہوئی ہیں اور جو کہ جائز نہیں ہے وہ ریورس ہوں گی، سونر اور لیٹر ہوں گی. اچھا، یہ نہیں ہے کہ یہ ایکسیپٹیبل ہے. تو اس وقت تنقید بالکل جائز ہے. میں تنقید کو میں کنڈیم نہیں کر سکتا. جہاں تک آپ کی یہ دوسری باتیں ہیں جو آپ لنک کر رہی ہیں، وہ میں اس سے ایگری نہیں کرتا. دیکھیں، اس وقت جو ظلم استبداد کا ماحول ہے اور جو انفلٹریشن اسٹیبلشمنٹ نے ہر پارٹی میں کی ہوئی ہے، جتنی مداخلت ان کی سیاست کے اندر ہے، اس کے اندر یہ ڈویژن ہر پارٹی میں آپ کو نظر آئے گی جس میں وہ چاہیں گے. اچھا، تو فی الحال کیونکہ ساری چیزیں ہمارے ہیں، شد و مت سے وہ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے، لیکن یہی صورتحال آپ کو جماعت اسلامی میں کیوں نہیں نظر آتی؟ کیا جماعت اسلامی کے تو فردوس صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی اپنی پارٹی میں اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار موجود ہیں؟ جی بالکل ہے. اس میں آپ کو کوئی شک و شبہ ہے؟ کیا انہی نے ہماری پارٹی سے توڑ کے لوگوں کو علیحدہ نہیں کیا؟ آپ کے خیال سے کیا سیاستدانوں کو بلیک میل نہیں کیا اسٹیبلشمنٹ نے؟ اچھا، کیا ویڈیوز نہیں دکھائی گئی؟ کیا ان کے اوپر جو ہے دباؤ نہیں آیا مختلف قسم کا؟ کیا لائلٹیز چینج کرنے کو نہیں کہا گیا؟ ابھی بھی 26ویں 27ویں ترمیم کے اوپر کیوں لائلٹیز لوگوں نے چینج کی؟ کیوں فلور کراسنگ کا قانون نہیں امپلیمنٹ ہونے دیتے؟ دینا اسپیکر جن کو ہم نے اپلیکیشن دیے کہ یہ لوگوں نے پارٹی کے حکم کے خلاف ووٹ دیا ہے، ان کو ڈی سیٹ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اس ملک میں جمہوریت جیسی نام کی کوئی چیز چڑیا نہیں رہی باقی. یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے اور ہائیبریڈ نظام ہے. آپ جتنا بھی پردہ ڈالنا چاہیں ڈال لیجئے، جب تک ہم نیشنل قوم سچ نہیں بولیں گے تو ہم اس ملک کے حالات کیسے درست کریں گے؟ ابھی پروگرام میں ہمیں محمود مولوی صاحب سینئر سیاستدان نے بھی جوائن کیا ہے. بہت شکریہ محمود صاحب جوائن کرنے کے لیے. محمود صاحب، یہ جو بلز آ رہے ہیں دھڑا دھڑ، ہم پہلے کے پی اسمبلی نے پریویلیجز بل پیش کیا اور اس کے بعد جو ہے آج سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے سابق اراکین پارلیمنٹ ان کی بچوں اہلیہ کو مفت بلو پاسپورٹ دینے کا بل بھی منظور کر لیا ہے. سر، سب سے پہلے میں آپ کا اس پر کامنٹ لینا چاہوں گی کہ ایک جانب پاکستانی عوام جو ہے وہ کبھی پیٹرول کے ریلیف کے لیے منتظر رہ رہی ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ حکمران ان کی طرف کب دیکھیں گے، اور حکمران جو ہے وہ ایک کے بعد ایک، چاہے کے پی اسمبلی ہو یا پنجاب کے جہاز کا معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، وہ صرف اپنی مراد کے بل پیش کریں، عوام کے لیے کوئی کچھ نہیں سوچ رہا.
کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت جو ہے عوام کے لیے کسی کا جو ہے نا سیاستدانوں کا انٹرسٹ بہت کم ہے. وہ اپنے مفادات کی جو ہے وہ اس کی پہلے جو ہے پیروی کر رہے ہیں اور وہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ یہ ان کے مفادات پورے ہو جائے. باقی عوام کو تو کوئی پوچھ نہیں رہا. آپ یہ دیکھیں نا, میں سندھ میں کہیں دیکھیں چاہے جو کے پی کے میں کہیں تو وہ تو جو اپنے مفادات ہے, یہ بل پاس کرا لو, وہ تنخواہ بڑھوا لو, گاڑی میں پیٹرول دے دو, نئی گاڑیاں لے لیں, بلو پاسپورٹ چاہیے, ریڈ پاسپورٹ چاہیے. عوام پس رہی ہے. اس وقت گندم کا اتنا بڑا بحران کھڑا ہو رہا ہے کے پی کے میں, اس کی طرف تو کسی کا رجحان نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور سر اس سے قبل تو ہم پنجاب حکومت پر تنقید کرتے تھے, ہم کراچی کی بات کرتے تھے, لیکن کے پی کے حوالے سے یہ سرپرائزنگلی سامنے بات آتی ہے کہ جہاں پر جس طرح سے آپ نے بھی نشاندہی کی کہ گندم کا مسئلہ ہے, اس میں ایسے بل کا سامنے آنا, تو کیا کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے موٹو سے ہٹ رہی ہے سر؟ دیکھیں ایک چیز میں بتا دوں, پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس وقت جو عمران خان صاحب کا موٹو تھا وہ تو کوئی اس کو تو نظر انداز کر چکے ہیں. دیکھیں اب تو لوگ بات کرتے ہیں کہ کے پی میں جو ہے رشوت کا جو بازار اتنا گرم ہے. آپ میں تو یہ کہوں گا کہ کے پی میں اور سندھ میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. بلکہ دیکھیں نا, آپ اگر 14 سال کی حکومت کی پی ٹی آئی نے, آج کے پی کا کوئی ایک وہ دے دے نا کہ ایک ایگزامپل دے دے کہ جی اس شہر کو انہوں نے جو ہے ایک ماڈل شہر بنایا ہے, کچھ بھی نہیں کیا. وہاں کی سڑکیں, وہاں کا اسپتال, کچھ بھی نہیں ہوا ہے کے پی میں. ٹھیک ہے, اس پہ مزید بھی ڈسکشن کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. اچھا جلال خان صاحب, سر یہ بل پر تو آپ لوگوں نے کہا تھا, بلکہ آپ نے کہا تھا کہ باقاعدہ طور پر کنسنٹ تھا, اس کی کنسنٹ کے ساتھ یہ بل پاس کیا گیا ہے. لیکن سر سوال وہی ہے کہ اگر بل کی بات ہو, مراد کی بات ہو, تنخواہیں بڑھانے کی بات ہو, تو آپ سب لوگ ایک پیج پر آ جاتے ہیں. لیکن جب بات ملک میں سیاسی استحکام کی ہو, معاشی استحکام کی ہو, یا مساق جمہوریت کی بات آتی ہے, تو تب آپ لوگوں میں اتحاد نہیں ہوتا, اتفاق نہیں ہوتا. بی بی یہ تو ہمیشہ جو ہے آن دا فلور بھی میں نے کہا ہے, اور ان کے ساتھ بیٹھ کے بھی میں نے یہی کہا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنی خاطر نہیں, اپنے صوبے کی خاطر, اپنے ملک کی خاطر ہمیں چاہیے کہ میثاق جمہوریت کی طرف جائے. ہم چیزوں کو جو ہے نیگوشیشن کے اوپر جو ہے ختم کر لے, ہم ٹیبل ٹاک پہ جائے. لیکن بدقسمتی سے انفارچونیٹلی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک انتشار اور ہمیشہ انتشار پھیلانا اور انتشاری کی باتیں کرتے ہیں. ابھی بات آئی واپس اس بل کے اوپر. بل جو ہوتا یہ بل, اس میں بالکل ہمارے یہ جو پریویلیج کمیٹی ہے اس میں ہمارے اپوزیشن میں سارے جماعتوں کا ایک ایک ممبر ہے, اور ہمارے پاکستان مسلم لیگ نون کے اس میں 2 ممبرز ہیں, ایک صوبیہ شاہد صاحبہ ہے اور ایک رشاد خان صاحب ہے. تو انہوں نے باقاعدہ اس بل کے اوپر اپنے انہوں نے اپروو کیا ہے اور اس کے اوپر سائن کیا ہے, اور اس میں ہمارے بالکل اپوزیشن کے کنسنسس کے ساتھ ہی ہوا ہے. لیکن بی بی میں آپ کو صرف یہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ اس بل میں اگر ہم نے ایکسٹرا ایسا کچھ بھی نہیں مانگا ہے. اگر ہم نے بلو پاسپورٹ کی ڈیمانڈ کی ہے تو میں آپ کو جو ہے وہ نکال دوں گا جو نوٹیفیکیشن ہے انٹیریئر کی. ایون اس میں بھی 20 گریڈ کا ایک افسر ہے, ہی از آلسو ایلیجیبل ٹو گیٹ آفیشیل پاسپورٹ. تو ایک 20 اسکیل کے افسر کو ملتے ہیں, فیڈرل سیکرٹریز اور ان کے اسپاؤسز اور ان کے ڈیپینڈنٹ, ان کو سب کو تو ملا ہے. آپ کے نیشنل اسمبلی کے ممبرز کو ملا ہے, آپ کے سینیٹر صاحبان کو ملے ہیں. تو اگر اس میں ہم نے اگر بینگ پروونشل اسمبلی ممبر اگر ہم نے اس کا ڈیمانڈ کر لیا ہے تو اس میں کیا مطلب, مجھے تو اس میں کیا فتح گئی ہے. ٹھیک, فردوس صاحب جس طرح سے محمود مولوی صاحب ذکر کر رہے تھے کہ خان صاحب کا جو مینیفیسٹو تھا, جو موٹو تھا, پارٹی اس کو نظر انداز کر رہی ہے, اس پر کامنٹ کیجیے گا کہ آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس مینیفیسٹو سے پیچھے ہٹ گئی ہے. دوسرا سر, یہ جو علیمہ خان نے اڈیالہ کے باہر جو ہے احتجاج ختم کر کے کہا ہے کہ اب اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کریں اور صرف 3 بہنیں ہی منگل کو یا جمعرات کو بانی سے ملاقات کے لیے وہاں پر جایا کریں گی, تو یہ پارٹی پر عدم اعتماد ہے یا پھر کوئی اسٹریٹجی سمجھا جا سکتا ہے؟
पहला जवाब कि पार्टी तो अपनी जगह खड़ी है। जो कुछ केपी की असेंबली में हुआ, मैंने उसके ऊपर आपको स्टेटमेंट दे दिया कि द पार्टी इज नॉट इन एग्रीमेंट विद द पार्लियामेंट्री मेंबर्स, और ये बाकायदा उनसे बातचीत हो रही है कि आप अपना रैशनल हमें भी समझाइए, और ये नहीं है कि सारी चीजें जो उन्होंने मांगी हैं वो गलत है। अच्छा, बहुत सारी चीजें जो है दूसरी असेंबलीज में भी पास हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़ा मसला तनख्वाह का है। क्या इतनी ज्यादा तनख्वाह होनी चाहिए या नहीं? हमारे लिहाज से नहीं होनी चाहिए, इससे कि ये तनख्वाहें जो हैं वो आम उससे ज्यादा हैं, और फिर ये लोग मुतवसत तबके से ज्यादा हैसियत रखते हैं। हाँ, काम करें, कमेटियों की उनकी फीस है, डिलीवरी हो रही हो, तब तो समझ में आता है, लेकिन इस वक्त तो असेंबलियां भी नहीं अटेंड करते बहुत सारे। हमने देखा है घर बैठे हुए सैलरी जाती है। अख्तर बेंगल साहब ने बड़ा जबरदस्त काम किया, उन्होंने सारी तनख्वाह वापस कर दी जब से रिजाइन किया था। दैट इज हाउ द कैरेक्टर शुड बी ऑफ ऑल पार्लियामेंटेरियंस। अब जहां तक वो है, मैं समझता हूँ कि हमने 2 साल बाकायदा एहतजाज करके देखा है। अच्छा, अडियाला जेल के मैं तो बड़े अरसे से पब्लिकली आपके प्रोग्राम में भी और दूसरे प्रोग्राम में भी आके कह चुका हूँ कि ये एहतजाज शहर के अंदर होना चाहिए और हर शहर में होना चाहिए। वाई अडियाला लो, और इससे कि अडियाला कराची वाला जो पीटीआई का वर्कर है, खान साहब का सपोर्टर है, उसके लिए मुमकिन नहीं है कि वो अडियाला पहुंच के एहतजाज रिटर्न करे। अगर यही बात उसको कहा जाए कि आप रीगल चौक पे आए तो वो आएगा, या प्रेस क्लब आए, तो मैं समझता हूँ ये एक नीडेड स्टेप था, स्ट्रेटेजिकली इस वक्त किया गया है। ठीक, मैं महमूद मौलवी साहब से भी रिस्पॉन्ड लेना चाहूँगी। महमूद मौलवी साहब, कुछ खबरें ये भी हैं कि सीएम केपी के सुहेल आफरीदी साहब की किसी अहम वफाकी शख्सियत से मुलाकात भी हुई है। फिर साथ में ये भी खबरें हैं कि खान साहब की भी अडियाला में कुछ मुलाकातें हुई हैं। इस हवाले से भी खबरें गर्दिश कर रही थी। और सर फवाद चौधरी साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, वो भी ये जिक्र कर रहे थे कि मामलात को सेटल अगर करना है तो लीडरशिप को सामने आना होगा, और उन्होंने आपका नाम बाकायदा तौर पर लिया कि महमूद मौलवी साहब जैसी शख्सियत को सामने आना चाहिए मामला सेटल करने के लिए। देखिए, मैं आज भी जो है अडियाला कोट लखपत में जो है हमारे जो मुझे मौलवी साहब की आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा आज भी जी 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 मेरी आज भी जो है पुराने लीडर जो है पीटीआई के कोट लखपत जेल में, उनसे कोई घंटे 1.5 घंटे की मुलाकात रही, और उनका उनसे भी मशावरत कर रहे थे कि देखिए जी मफाहमत की तरफ चलें, और हम उन्होंने खुद कहा हमसे कि देखिए हम भी चाहते हैं कि जी मुफाहमत हो, और मुज़ाहमत करके हम देख चुके हैं, और मुफाहमत की तरफ चलें और इसको बेहतरी की तरफ ले जाए। आज की बात कर रहा हूँ, और जिसमें शाह महमूद कुरैशी भी थे, महमूद रशीद साहब भी थे, चौधरी साहब भी थे, मतलब सबसे जो बात हुई, ठीक है ना। तो लोग जो मैं पहले भी कह रहा था वो मुफाहमत, बल्कि उनको जो थी इस वक्त की क़यादत जो है पीटीआई, इनसे काफी शिकायतें थी कि ये कोई पूछता भी नहीं है कि देखें, उनको ये था कि भाई पीटीआई के ये सीनियर तरीन लोग हैं, इनको कोई पूछता भी नहीं है, इनसे कोई मुशावरत करने को भी नहीं आता है। उनको इस किस्म की शिकायतें भी थी, और वो कह रहे थे कि उन्होंने, मेरे ख्याल से वो एक और लेटर लिख रहे हैं। अच्छा, इसमें वो यही कह रहे हैं सब मिलके कि जी हम चाहते हैं कि जी मुफाहमत के साथ जो है इस इश्यूज को सॉर्ट आउट किया जाए। उन्होंने जो है फील्ड मार्शल साहब की बड़ी तारीफ की, और उन्होंने कहा कि जी फील्ड मार्शल साहब ने जब इतने अच्छे काम किए और इंटरनेशनल इतना फेम लिया है, तो ये जो अब हमारे मुल्क के ये जो पॉलिटिकल इशू है, इसको भी जो है मेरे ख्याल से उनको इसके ऊपर भी देखना चाहिए कि इसको भी वो सॉर्ट आउट कर ले, कि उनका कहना था। अच्छा, फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी महमूद मौलवी साहब की। इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर काफ़ी मुखालफीन भी जो है इस पर तनकीद करते हैं, कुछ न्यूट्रल लोग भी इस पर बात करते हैं, सवालात उठाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस पर लीडरशिप का बहरान भी है। पुराने बंदों को आप लोगों ने साइड पर कर दिया है, और जिस तरह महमूद मौलवी साहब हैं वो तो बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड पर कह चुके हैं कि मैं खिदमत देने के लिए हाजिर हूँ। तो सर, इनकी खिदमत क्यों नहीं लेते आप लोग मामला सेटल करने के लिए? महमूद मौलवी साहब की क्यों खिदमत दूं? महमूद मौलवी साहब हैं कौन?
महमूद मौलवी साहब का क्या ओहदा है? क्या गवर्नमेंट ने इन्हें नेगोशिएटर मुकर्रर किया है? मेरे लिहाज से तो इन्हीं ने पार्टी को छोड़ के पार्टी के साथ गद्दारी की है। तो अच्छा, मैं तो why should I? He wants to as a Pakistani play a role. Let him present the paper. मैं महमूद मौलवी से मेरे लिए काबिल एहतराम है, काबिल इज्जत है, मेरे जाती मरासिम बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ सियासी गुफ्तगू हो रही है तो उसमें सियासी क्रेडेंशियल देखे जाते, ना ये असेंबली में, ना ये गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक हेलो है इनके सर के लेकिन ऊपर फिरदौस कि साहब इनकी इस वक्त जो बातों सूरत हाल बन चुकी है मेरी बात मुकम्मल जी जी करने दें। जी एक इनके हेलो है कि इनके मरासिम जो है हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे। मैं बारहा इनसे कह चुका हूँ कि अपनी इस पोजीशन का फायदा उठाएं और पाकिस्तान की खातिर समझाएं लोगों को कि जब तक पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। अब ये जो बातें कह रहे हैं कि जी इनकी महमूद रशीद से बात हुई और इजाज चौधरी से बात हुई और कुरैशी साहब से बात हुई, मेरी भी होती रहती है, बहुत सारे मसाइल हैं सर, लेकिन मेरा आपसे सवाल यही है ना कि इमरान खान साहब की रिहाई तो दूर उन तक रसाई भी नहीं हो रही है, तो ऐसे में अगर कोई शख्स सामने आता है उनकी रिहाई की बात करता है तो मेरा ख्याल जी मेरे महमूद मौलवी साहब कहते हैं ये कौन सा निजाम है जो एक कैंसर शुदा औरत को जिसके साथ जो खड़ी थी उसको तो आपने एमएनए बना दिया और उसको आप जेल से बाहर नहीं आने दे रहे। अगर यही निजाम पूरे पाकिस्तान में ये लागू रखना चाहते हैं आइंदा भी, ठीक तो मैं तो इसके चले मैं महमूद साहब का भी रिस्पॉन्ड ले लेती हूँ। अब आप सवाल पूछिए, आप क्या पूछ रही थी? मैं महमूद साहब से इसका रिस्पॉन्ड ले लूँ, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। महमूद साहब क्या रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे इस पर? देखिए मैं इस पे क्या रिस्पॉन्ड करूँ, देखिए मेरे जो है बात जिससे मैं कहूँगा ना, देखिए मैं जो है मैं था फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल, हम लोग सब गए थे। देखिए हम मुल्क के मफाद में, जैसे फिरदौस भाई ने कहा, हम मुल्क के मफाद में और आवाम के मफाद में हम चाह रहे हैं कि चीजें बेहतरी की तरफ जाएं और सेटल डाउन हो। और देखें इसमें सबका फायदा है, मुल्क का फायदा है, मेन चीजें आवाम का फायदा है, जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। और ये जो मैं इन शख्सियत का नाम ले रहा हूँ वो खुद ये कह रहे हैं, देखें मैं आपको जो नाम ले रहा हूँ शाह महमूद कुरैशी और इनका जो नाम ले रहा हूँ वो खुद ये कह रहे हैं अच्छा। कि देखें जी मफाहमत होनी चाहिए, मज़ामत नहीं होनी चाहिए और जो है बैठ के जो है चीज़ों को सेटल होना चाहिए। और वो चाहते हैं कि वो खुद लोग कि जी इस वक्त जो है मुज़ाकरात होने चाहिए आपस मतलब हुकूमत वक्त के साथ। फिरदौस साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। जिस तरह से महमूद मौलवी साहब ने गुफ्तगू की, सर मेरा जो आपसे ये सवाल था कि इमरान खान साहब की पहले रिहाई की बात होती थी, अब रसाई भी नहीं हो रही, फिर अब उनके हेल्थ कंसर्न्स हैं, उनकी बहनों को मिलने नहीं दिया जा रहा, फिर कुछ खबरें इस तरह से आती हैं कि उनकी खुदा न ख्वास्ता आंख भी ज़ाया हो गई है। तो सर ऐसे में जब मामलात इतने ख़राब हैं, सीएम केपी के कोई कारकर्दगी नहीं दिखा सक रहे, उनकी एक मुलाकात तक नहीं हुई इतने महीनों से, फैसल चौधरी साहब भी गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इतने महीनों से मुलाकात नहीं हो रही तो वो मजीद क्या ही करेंगे। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाकी पूरी लीडरशिप है या कारकुनान है वो सिर्फ टिकटॉक बनाने जाते हैं, कर कुछ नहीं सकते। तो ऐसे में अगर कोई शख्सियत सामने आती है और वो आप लोगों को मुतअद्दिद बार ऑफर करा चुके हैं, फवाद चौधरी साहब भी ये कहते हैं, महमूद मौलवी साहब कहते हैं, तो सर यूटिलाइज करना चाहिए ना ये मौका भी एक बार। अच्छा जी, महमूद मौलवी साहब क्या ऑफर लेके आए कि क्या चाहते हैं? जो लोग हुकूमत में हैं उनका जिम्मेदारी नहीं है पाकिस्तान सही चलाना? क्या पाकिस्तान सही चल रहा है? Have they come for a dialogue? सर हुकूमत ये कहती है कि आप लोग टेबल पर आएं, एक बार बैठें, फिर मुलाकात की भी बात हो जाएगी, लेकिन आप लोग बैठें तो सही उस टेबल पर। मैं कितनी दफा कहूँ आपके प्रोग्राम में दूसरी या तीसरी दफा महमूद मौलवी साहब से बात हो रही है, हम कह रहे हैं आइए बात करते हैं इससे कि हमारे नजदीक इस पूरे क्राइसिस का हल एक है जी कि फौरी तौर पे इलेक्शन कराए जाए, फेयर फ्री एंड डेमोक्रेटिक इलेक्शन कराए। ये क्राइसिस क्रिएट क्यों हुआ था? तो फिर दोस्त साहब आप नहीं समझते कि इस वक्त तहरीक इंसाफ ने बहुत हद तक अपने आप को खुद भी नुकसान पहुंचाया है? पार्टी में जिस तरह की धड़ेबंदी है, जिस तरह की कंफ्यूजन है, अब मुलाकात की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आधे लोग कहते हैं कि हम पहले मुलाकात होगी तो मुज़ाकरात की टेबल पर जाएंगे, फिर इतनी कंफ्यूजन है कि पता ही नहीं है कि मुज़ाकरात का इख्तियार किसके पास है। अचकज़ई साहब जो है वो अपोजिशन लीडर है, वो कहते हैं कि अवामी ताकत तो है लेकिन स्ट्रैटेजी नहीं है, लेकिन स्ट्रैटेजी तो उन्होंने खुद देनी है क्योंकि वो अपोजिशन लीडर हैं। फिर आप मुलाकात की जहाँ तक बात कर रहे हैं तो हुकूमत तो आप लोगों
کو کہہ رہی ہے کہ وفد تشکیل دیں, مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں. علامہ راجہ ناصر عباس اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ ہمارا پہلا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان سے ملاقات کریں, ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگ آئیں, ہمیں ہمارے سامنے کوئی چیزیں رکھیں, بات کریں. تو سر اس میں پھر بیرسٹر سیف کا نام بھی آیا, ان کو بھی ایک پیغام آیا ملاقات کا, اس پر بھی تنقید ہوئی, ان کو بھی ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی یا جو بھی ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان تحریک انصاف میں خود بھی اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے؟ کہ پاکستان تحریک انصاف خود نقصان چلا رہی ہے یا پاکستان تحریک انصاف کو تباہ کرنے کے لیے ان دونوں میں سے کون سے اسٹیٹمنٹ کو آپ زیادہ ویٹیج دیں گے؟ پارٹی کے لوگوں کو پارٹی چھڑوائی گئی, پارٹی کے لوگوں کو خرید کے ووٹ کیا گیا, پارٹی کا نشان لے لیا, پارٹی کا سمبل لے لیا, پارٹی کے دفاتر سارے بند کر دیے, پارٹی کے اکاؤنٹ سیز کر دیے, پارٹی کوئی پبلسٹی اپنی کر نہیں سکتی, پارٹی ممبرشپ کیمپین چلا نہیں سکتی, پارٹی ایک کیمپ لگا نہیں سکتی, پارٹی ایک کارنر میٹنگ کر نہیں سکتی. سیاست کر رہی ہے یہ پارٹی جو اس کی پارٹی کے عہدیدار ذمہ دار ہے. تو پھر سر آخری معاملات تو پھر ٹیبل پر ہی حل ہوں گے, تو اس ٹیبل پر جانے کی اس وقت آپ کے کیا مطالبے ہیں, کیا شرائط ہیں کہ وہ ہو تو پھر آپ لوگ مذاکرات کی ٹیبل پر جائیں گے؟ میری بات مکمل جی کریں. جی جی پلیز. ذمہ دار وہ ہیں جو جمہوریت کی نام نہاد جمہوریت کی بات کرتے ہیں. اس ملک میں جمہوریت نہیں ہے. کوئی آدمی میرے ساتھ ڈیبیٹ کر لے کہ اس ملک میں جمہوریت ہے. آ جائیں محمود مولوی صاحب اوپن سیشن میں, آج ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں کریں مجھ سے. There is nothing democratic about this government and this system. What can I do about it? I have not come to politics کہ میں اپنی جو ہے شہادتیں کروں. میں آیا ہوں اپنی چیز, اپنی رائے لوگوں کے پاس لے کے جاؤں, لوگوں کی رائے کو ہموار کروں, لوگوں کو ووٹ مانگوں. مجھے ووٹ مانگنے کا حق نہیں ہے, مجھے بولنے کا حق نہیں ہے, مجھے جلسہ بلانے کا حق نہیں ہے. میں جو لکھتا ہوں وہ چھپتا نہیں ہے. لیکن فردوس صاحب یہ تو پھر نون لیگ بھی آپ لوگوں پر الزامات عائد کرتی ہے کہ خان صاحب کی گورنمنٹ میں بھی یہ سب قدغنیں تھی, نواز شریف صاحب کی تصویر نہیں چلتی تھی, ان کا بیان نہیں چلتا تھا, جلسہ نہیں کرنے دیا جاتا تھا. یہ تو پھر الزامات وہ بھی لگاتے ہیں. نہیں تھا. سوری نو, I deny it. یہ نہیں تھا. کتنی پارٹیوں کا حکومت کہہ رہے ہیں, اور یہ اگر تھا تو غلط تھا. اچھا, اگر ہم نے ماضی میں نہیں سیکھا تھا تو اب سیکھ چکے ہیں کہ جمہوریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ میں اتنی ہمت حوصلہ ہونا چاہیے کہ آپ تنقید سنیں, اس کا جواب دیں, اور لوگ اپنی بھی اصلاح کریں, اور لوگوں کو جو ہے کنونس کریں کہ آپ صحیح ہیں اور اپوزیشن جو ہے وہ غلط کہہ رہی ہے. زبان کا استعمال زیادہ, کا استعمال کم. ٹھیک, بہت شکریہ تمام مہمانوں کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو. اپنی میزبان ایمان نواز کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.